क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी के साथ शुरू हो गई है छुट्टियों में सैर सपाटे की तैयारी। लेकिन इसके साथ ही सामने आने लगी है एक ऐसी दुश्वारी जो आपकी स्मूथ जर्नी के मूड को खराब कर सकती है। वजह है एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लंबी लंबी कतारें, जिनके वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन्हें देख लोग कहने लगे हैं कि क्या ये एयरपोर्ट है या मछली बाजार। नमस्कार, लोगों को सता रहे इसी मुद्दे के साथ आज हम स्वदेश आवर की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रशांत पांडे और सबसे बुरा हाल जो है वो, जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली एयरपोर्ट का है। मुंबई भी इसमें पीछे नहीं है। कमोबेश हर जगह पैसेंजर्स की इसी तरह की भारी भीड़ नजर आ रही है और ये जो भीड़ है अब जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जारी हो गई है। और यही वजह है कि स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ऐसी जो तमाम कंपनियां हैं, एयरलाइन कंपनियां हैं, उन्होंने अब 3.5 घंटे पहले लोगों से गुजारिश की है कि वो एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करें ताकि उनकी फ्लाइट्स आसानी से उन्हें मिल सके। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बहुत से लोगों को मुश्किलात हो रही थी अपनी फ्लाइट्स पकड़ने में। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इस पूरे जो सांसत हो रही है लोगों की, उस पर मीम्स और वायरल वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पैसेंजर्स की तादाद बढ़ गई है या फिर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पुअर नजर आ रहा है? आलम यह है कि भीड़ को देखकर दिल्ली एयरपोर्ट पर, जैसा हमने आपको बताया कि किस तरह से अब 3.5 घंटे पहले रिपोर्ट करने को कहा जा रहा है। और वहीं कल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का सरप्राइज विजिट किया, ग्राउंड रियलिटी देखी, जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके बाद एविएशन मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए। और आज भी एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की। मामला संसद की स्थायी समिति के पास भी पहुंच गया। संबंधित विभागों और दिल्ली एयरपोर्ट के चेयरमैन तक को तलब किया गया। सवाल है कि अब लगातार इतनी कोशिशें हो रही हैं तो मुश्किल खत्म क्यों नहीं हो रही? इसी मुद्दे पर हम तमाम चीजों पर बात करेंगे। जो जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं वो बहुत ही मुश्किलात पैदा कर रही हैं और साथ ही जो ग्राउंड रियलिटी है वो कैसी है, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित और प्रकाश प्रियदर्शी उसका जायजा उन्होंने लिया है। सबसे पहले समीर के पास चलते हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ के चलते यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके चलते अब दिल्ली एयरपोर्ट और साथ ही साथ एयरलाइंस भी एडवाइजरी जारी कर रही हैं। ताज़ा मामले में इंडिगो एयरलाइन ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपकी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट है और डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आप एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट के डिपार्चर से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे ताकि आप जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन सही तरीके से कर पाएं और अपनी फ्लाइट बोर्ड कर पाएं। और इस वक्त सिर्फ इंडिगो ही नहीं, बाकी एयरलाइन की भी यही कोशिश कर रही है कि वो अपने मुसाफिरों को, अपने पैसेंजर्स को ये सूचना दे पाएं कि वो अपनी फ्लाइट डिपार्चर से तकरीबन 3.5 या 4 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, खासकर अगर उनकी फ्लाइट पीक आवर्स पर है। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप देखें तो इस तरीके की कतार आपको नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट से ये एक बिजी एयरपोर्ट है जहां से बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिर वो एयर ट्रैवल करते हैं। ये एक नॉन पीक आवर है। सबसे ज्यादा समस्या या भीड़ भाड़ नजर आती है दिन में, सुबह के समय और शाम को, क्योंकि तब सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग होती है। यही वजह है कि एविएशन मंत्रालय ने जो मेगा एक्शन प्लान बनाया है उसमें इस बात की एडवाइजरी जारी की है कि पीक आवर्स में सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक जो एयरलाइंस है वो अपनी कुछ फ्लाइट में कटौती करे ताकि बड़ा दबाव जो है उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस भीड़ भाड़ या कंजेशन को कम करने के लिए भी मेगा एक्शन प्लान के तहत एयरपोर्ट की तरफ से वॉलंटियर से कहा गया है कि वो तैनात रहें, वो मुसाफिरों की मदद करें ताकि वो सिक्योरिटी और आगे की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन कर पाएं। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के जवान हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी के लिए कहा गया है ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है सिक्योरिटी से पास ऑन होने की उसमें भी ज्यादा दिक्कत ना आए। एक्सरे मशीन जो सिक्योरिटी पॉइंट पर रहती है, जहां पर आपका बैगेज स्क्रीन होता है, वो भी एक्सरे मशीन की संख्या भी बढ़ाई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करी है कि सिर्फ एक बैगेज ही आपको अलाउ होगा जो आप बतौर केबिन बैगेज एयरक्राफ्ट के भीतर ले जा सकते हैं, जो 7 किलो का होगा। तो इस तरीके से एडवाइजरी के जरिए कोशिश की जा रही है कि समस्या को जल्द से जल्द उसे निपटारा पाया जाए, यात्रियों की सुविधा में उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी आप देखें
तो आपको पैसेंजर्स की एक लंबी कतार नजर आएगी। इस वक्त ये कतार फिर भी काफ़ी हद तक मैनेजेबल है क्योंकि ये नॉन पीक आवर है, लेकिन जो सुबह का समय होता है, शाम का समय होता है, जब ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो एयरपोर्ट पे भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी को कम करने के लिए मेगा एक्शन प्लान, उस पर मंत्रालय और जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन मनोरंजन के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। तो ये तो आपने देखा एडवाइजरी और क्राउड मैनेजमेंट सुधारने की बात और किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब जरा पैसेंजर्स का हाल ले लेते हैं जो लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। जब दिल्ली एंटर करते हैं हम 2.5 घंटे में पटियाला से बाईपास पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली एंटर करते ही 2.5 घंटे और लग जाते हैं जहां पहुंचना होता है डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल लगा रहता है और इसके लिए हमें ये भी होता है कि एक सिक्योरिटी का जो चेक इन है वो जल्दी जल्दी हो, और अगर हमें लेट हो रहा है ट्रैफिक में तो हमें जल्दी से कोई निकाला जाए, कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए। काफ़ी क्राउडेड रहता है एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब T3 तो स्पेशली, मतलब कंपेयर टू अदर एयरपोर्ट्स काफ़ी हैवी ट्रैफिक है आजकल। अकॉर्डिंग टू मी एयरपोर्ट पे आना चाहिए 3 से 4 घंटे पहले, अकॉर्डिंग बिफोर फ्लाइट, बिकॉज फ्लाइट लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जैसे बोर्डिंग पास, लगेज, वेट, सारा कुछ करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा पहले आना चाहिए क्योंकि जहाँ पे रश बहुत होता है। तो ये स्थितियां आप देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये स्थितियां वाकई मुश्किलात पैदा कर रही हैं। और क्यों आई ये परिस्थिति और किस तरह से सुधरेंगे हालात, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र भार्गव साहब, पूर्व ED एयर इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जिस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं इनको किस तरह से आंकेंगे, क्योंकि अगर किसी पैसेंजर को एयरलाइन कंपनियां अब ये कह रही हैं कि वो 3.5 घंटे पहले आए एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करे, वो अमूमन अगर दिल्ली और बम्बई जैसे शहर हैं जहां एयरपोर्ट तक पहुंचने में ही लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो ये समय तो जो कह सकते हैं कि एयरलाइंस जो सर्विस होती थी, कहा जाता था समय बचाती है, वो अब समय किल कर रही है। फिर भी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को और आगे किस तरह की राह आपको नजर आ रही है? देखिए, पहले तो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे चले कि बहुत समय के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसे माइलस्टोन को अचीव की है कि आपने प्री कोविड लेवल ऑफ पैसेंजर्स को बीट किया है। GDP हमारी अच्छी ग्रोथ रेट के ऊपर चल रही है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, और दिसंबर एक महीना होता है जबकि लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, विदेश ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं क्योंकि मौसम अच्छा होता है। और ये दिसंबर महीना वो भी है जबकि दिल्ली में शादियां होती हैं, बिग फैट वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस कुछ समय के बाद, क्योंकि कोविड के दौरान नहीं हो रही थी, तो सारे रिश्तेदार सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा सर्ज आया है नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए। अब बात आती है कि दिल्ली एयरपोर्ट में ये स्थिति क्यों हो रही है। एक तो कोई ये एंटिसिपेट नहीं कर सका था कि हम लोग 3.3 लाख से 3.7 लाख तक पैसेंजर्स कैरी कर रहे थे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। ये सडन सर्ज कैसे आया कि हम लोग अब 4.1, 4.2 लाख पैसेंजर प्रतिदिन डोमेस्टिक सेक्टर पे ट्रैवल कर रहा है। दूसरी चीज ये आती है कि जब हम लोग अंदर जाते हैं, जैसे कि आज एयरलाइन ने एक डायरेक्शन इशू किया है कि एक हैंडबैग को कैरी किया जाए। अब अगर आप एयरपोर्ट की स्थिति देखें, क्योंकि मैंने खुद 8 तारीख को दिल्ली से बंबई की फ्लाइट ली थी और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मेरे को याद है उसका, कि आपको टर्मिनल में प्रवेश करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। यही नहीं, जब मेरे को 3 नंबर गेट से अंदर आना था, क्योंकि मेरी एयरलाइन 3 नंबर गेट के सामने उनके काउंटर्स होते हैं, तो सिक्योरिटी ने कहा कि आप 7 नंबर गेट पे जाइए, वहां पर लाइन छोटी है। फिर भी 10-12 मिनट लगे अंदर आने के लिए। जब अंदर आते हैं तो अब चेक इन है, जैसे सरकार ने कहा है, एयरलाइंस को बोला है कि आप बताएं कि कितना टाइम लगेगा आपको चेक इन के अंदर में। लेकिन मेरा ये मानना है कि चेक इन के लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि एयरलाइन के पास में स्टाफ होता है, कितने पैसेंजर विमान पे जाते हैं, कितनी बुकिंग्स हैं, उनको उसका अंदाजा है और वो उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो है सिक्योरिटी के लिए। आप मानेंगे नहीं, कम से कम 200 लोग लाइन में लगे होते हैं, लाइन बहुत स्लोली चलती है। तो एक ना टाइम एंड मोशन स्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ सुधार किए गए हैं
अच्छे नतीजे के लिए प्री कोविड और अब के लिए। पहले क्या होता था कि जब एक पैसेंजर जाता था तो बहुत सारा एरिया अवेलेबल होता था, वो अपनी बैग को कन्वेयर बेल्ट पे डालता है सिक्योरिटी के लिए, एक्सरे के लिए, वो अपने सामान को रखता है, और अगर उसने अपना मोबाइल फोन को कोट में डाल के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब जो नए निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार प्रत्येक चीज को ट्रे में डाला जाता है और प्रत्येक पैसेंजर कम से कम 3 ट्रे का इस्तेमाल करता है, एक अपने हैंड बैगेज के लिए, एक अपने कोट के लिए, तीसरा मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों को डालने के लिए। तो आप सिंपल समय लगा सकते हैं कि एक पैसेंजर को कितना समय लगता है अपने सामान को एक्सरे में डलवाने के लिए। तो जरूरी बात है कि यहाँ पे रुकावट हो गई है। और जो दूसरी चीज मैंने देखी वो बहुत ही मतलब अवॉइडेबल चीज थी कि अब जो गैप रह गया है बिटवीन द लाइन, यहाँ पे लोग शुरू होती है और जो एक्सरे की कन्वेयर बेल्ट है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम पैसेंजर्स जा पाते हैं और अपनी ट्रेस को अरेंज करते हैं, अपने सामान को अरेंज करते हैं एक्सरे करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब एयरलाइन ने ये निर्देश दिया है कि आप 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचिए, इसका क्या मतलब है? क्या एयरलाइंस को कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मिनिस्टर साहब ने कल बहुत सारे स्टेप्स अनाउंस किए, एयरलाइंस अनाउंस स्टेप्स ले रही है, सिक्योरिटी एजेंसी स्टेप्स ले रही है, एयरपोर्ट प्रमोटर्स स्टेप ले रहे हैं, कि उसका कोई नतीजा नहीं आएगा? क्या पैसेंजर को अभी भी 1 घंटा सिक्योरिटी में खड़ा होना पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा तो स्वाभाविक है कम समय लगेगा। तो ये एक गलत मैसेज भेजता है पब्लिक को। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग 5 to 9 के बीच में फ्लाइट्स को कम किया जाए। अब आप पैसेंजर्स को बोल रहे हैं कि आप हमारे जो फ्लाइट का शेड्यूल है उसके मुताबिक बुकिंग ना करें, आप एक ऐसे करें कि आपको लीन टाइम पे फ्लाइट्स हो। पैसेंजर्स अपनी मीटिंग्स के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टिकट देते हैं और एयरलाइन फेयर भी उसके मुताबिक चार्ज करती है कि कितनी कन्वीनियंट टाइम फ्लाइट के ऊपर है। बिल्कुल। तो ये एक मेरा ये मानना है कि हम लोग देखें कि कहां पे दिक्कत हो रही है, वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरा ये मानना है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी चेक। तो आप ये तो नहीं हो सकता है कि आप 2 दिन के अंदर में 6 एक्सरे मशीन और लगा देंगे। आपके पास में सीआईएसएफ की ट्रेन मैन पावर होगा जो कि एक्सरे को मॉनिटर करते हैं और बहुत क्लोज देखते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी से संबंधित इशू है, तो आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एज एन एयरलाइन मैन चाहता हूं कि इस कठिन दौर से निकलने की, और क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये खाली शुरुआत है, जैसे जैसे हम क्रिसमस और न्यू ईयर के पास आएंगे और अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। तो ट्रैवल करने का अगर हमको ये करना है तो सिंपल चीज है, जैसे कि आज एक बहुत अच्छा निर्देश दिया एयरलाइन ने कि आप केवल एक हैंडबैग कैरी करें, क्योंकि अगर एक हैंडबैग कैरी करेंगे तो उससे बड़ी सहूलियत होगी। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जिनके पास हैंडबैग नहीं है, उन्होंने अपने बैग को चेक इन करवा रखा है, उनके लिए एक अलग लाइन बनाई जाए, जैसे कि वो भीड़ में शामिल ना हो और वो जल्दी से निकल पाए, क्योंकि उनके पास कोई चेक इन ही नहीं है, खाली अपना कोट होगा और अपना मोबाइल फोन होगा, वो डाल सकते हैं, उनको निकलने दिया जाए। तो और तीसरी चीज ये है कि एयरलाइन इस कठिन दौर के समय ये डिसीजन ले कि अगर आपके पास में हैंडबैग है और आपके पास को कोई आपत्ति नहीं है कि आप इसको चेक इन किया जा सकता है, इसका हम चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे हैंडबैग के अंदर प्लेन हवाई जहाज में जाए, चाहे चेक इन कार्गो के हमारे बेली में जाए हवाई जहाज के, एयरलाइन की इकोनॉमिक्स में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को कम बैगेज को स्कैन करना पड़ेगा। इसका सीधा का सीधा मतलब यह है कि लाइन जल्दी चलेगी और लोगों को कम समय के अंदर में सिक्योरिटी के थ्रू निकल पाएंगे। बिल्कुल। जितेंद्र सर, मैं एक और पहलू के सिलसिले में आप तक लौटूंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी ने, संसद की स्थायी समिति ने जो ये पूरा मामले का संज्ञान लिया, क्या कुछ हुआ उसके बारे में ब्यौरा दे रहे हैं। प्रकाश बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इस वक्त स्थिति है, पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी भीड़ की स्थिति वहाँ पे है। ऐसे में ये मसला जो है अब संसद तक पहुँच गया है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर के ऊपर, उसने संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें तमाम टॉप ऑफिशियल्स जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को 15 दिसंबर को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया है, जिसमें उनसे इस बात की जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई जिसकी वजह से पैसेंजर्स को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कौन कौन से एक्शन प्लान तैयार किए हैं ताकि जो कंजेशन का इशू है उसको दूर किया जाए, उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी मांगी जाएगी कि वो समय सीमा क्या है जिसके अंदर इस समस्या का जो निजात है वो निकल पाएगा और फ्यूचर में इस तरह की दिक्कतें ना हो उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, इन सब की जानकारी मांगी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि एयरलाइंस जो है भारी भीड़ की वजह से, कंजेशन की वजह से पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो डिपार्चर से करीब 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री ने कई कदम उठाए हैं, कई तरह के निर्देश दिए हैं ताकि पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लेकिन अभी भी स्थितियों में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, तो ये अभी सारी मशक्कत जो सारी माथापच्ची है वो इस बात को लेकर है कि किस तरह से यात्रियों के लिए जो अभी की मुश्किल है उसको कम किया जाए। जितेंद्र सर, एक चीज़ समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं क्राउड मैनेजमेंट की या जिन चीज़ों की ओर आपने ध्यान दिया और वाकई उन चीज़ों में बेहतरी की आवश्यकता है, लेकिन एक बात और भी कहीं ना कहीं समझ से बाहर होती है कि जब पैसेंजर्स कितनी संख्या में हैं इसका डेटा है, जब इस पीक सीज़न में एक अंदाज़ा होता है कि किस तरह का जो है वो हमें किस समय में ज़्यादा पब्लिक जो है वो फ़्लाइट्स पकड़ेंगी और कहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, तो अभी ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इसकी तैयारी पहले से नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसका एक और पहलू ये भी है कि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारी जो एयरलाइन कंपनियां थीं वो मैन पावर क्राइसिस से जूझ रही थीं, वहां पर भी मैनेजमेंट का बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो ज़रा इस पर अगर आप रोशनी डाल पाएं। देखिए, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि एयरलाइंस, एयरपोर्ट वाले और सिक्योरिटी एजेंसीज ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। उदाहरण के तौर पे आज जो सर्कुलर डायरेक्शन इशू किया है कि पैसेंजर एक बैगेज कैरी करे अपना हैंडबैग का 7 किलो तक के वजन का, क्या कारण है कि ये डायरेक्शन एक हफ्ता पहले नहीं आ सकता था? मैं आपको एक कमी और बताता हूं जो कि एयरलाइंस की भी है और एयरपोर्ट की भी और सिक्योरिटी एजेंसीज की भी है। आप जब वहां पे लाइन पे लगते हैं तो वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा होता है कि सीनियर सिटीजन और इन्फेंट के साथ में पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए अलग लाइन है और वो उस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नोटिस कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको इसकी जानकारी केवल तब मिलती है जब आप लाइन के अंदर चले जाते हैं। तो कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एयरपोर्ट को और सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मेरा तो सुझाव और भी ज्यादा है और ये पहले किया जा चुका है। दिन के वक्त के अंदर में, चाहे वो 9 बजे से हो या 6 बजे के बीच में हो, बहुत कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स इस्तेमाल की जाती है, उड़ती हैं। तो कोई कारण नहीं है कि आप इंटरनेशनल टर्मिनल की कुछ सुविधाओं को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ज्यादा टर्मिनल के अंदर में आपको होगा। ये सब सोचने की बात है कि हम क्या क्या किया जा सकते हैं, क्योंकि जब आपका इंटरनेशनल पैसेंजर का लोड कम होता है और ये पीक लोड के लिए बनाया गया है, तो स्वाभाविक है आपके पास बहुत सारे इंटरनेशनल टर्मिनल की जो कि एडजेसेंट होता है डोमेस्टिक टर्मिनल के साथ में, वो सुविधाएं अवेलेबल हैं। कोई कारण नहीं है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। केवल सोचना है बीसीएस को, सिक्योरिटी वालों को, एयरपोर्ट वालों को कि इसमें हमको क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दिन के समय में, जैसे कि कंजेशन कम हो, इंटरनेशनल टर्मिनल की एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जा सके, कैसे किया जाए, कौन सा हमको गेट खोलना पड़ेगा कि हम वहां से डोमेस्टिक से वहां जा सकें, और ये भी इंश्योर करते हुए कि सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो। ये रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। केवल विजन की आवश्यकता है, केवल नई सोच की आवश्यकता है। बिल्कुल 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 सर, और आपने वाकई पिन पॉइंट किया उन चीज़ों की ओर जिनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं हैं और उन्हीं में से समाधान निकलेगा। लेकिन
यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो कहते हैं कि तुरंत समस्या आन खड़ी हुई और उसका तुरंत इलाज ढूंढने की जगह पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। आज संसद तक मामला जा रहा है, आज एविएशन मिनिस्टर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, यात्रियों की दिक्कतें आम हो रही हैं। इन सब से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए आगे इस तरह की तस्वीर और इस तरह की मुश्किलात ना आए, और जो हवाई सेवा है जो आमतौर पर जानी जाती है कि आपका समय बचे, वो उन मानकों पर खरी उतरे और आगे अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देते रहे ताकि लोगों को किसी तरह से दिक्कत ना हो। इसी की उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जितेंद्र सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए, अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। और इन सब के बीच बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त जो है वो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, तो ज़रा उस पर निगाह हम डाल लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है उसके मुताबिक जो अमेरिका है वहाँ में महंगाई दर जो है वो मामूली इजाफा हुआ है। जो अमेरिका का CPI है 0.1% की बढ़ोतरी उसमें हुई है, 0.3% बढ़ोतरी का अनुमान था। महंगाई दर अब 7.1% हो गई है। आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी नजर आ रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट बेहतर नजर आ रहे हैं। महंगाई के आंकड़े फेड की पॉलिसी के लिए भी अहम है और देखना होगा कि इस बार किस तरह की कमेंट्री नजर आती है। ब्याज दरें हालांकि 0.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। महंगाई के आंकड़े जो होते हैं, जो CPI यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है, वो बहुत मामूली है और इस लिहाज से उम्मीद यही की जा रही है कि जो फेड की कमेंट्री होगी कुछ इसी लाइन पर होगी। नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो अमेरिका में महंगाई दर में मामूली इजाफा हुआ है और इसके संकेत क्या है? इसके संकेत अब यूएस फेड की कमेंट्री पर नजर आएंगे। किस तरह की कमेंट्री होगी ये देखना होगा। CPI जो कि महंगाई का आंकड़ा यूएस का, वो 0.1% बढ़ा है, जबकि अनुमान 0.3% बढ़ोतरी का था। और अब जो यूएस में महंगाई दर है वो 7.1% हो गई है। और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अमेरिकी जो बाजार हैं उनमें एक तरह की तेजी नजर आई है, यानी ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। उनका असर भी कल भारतीय बाजारों पर नजर आएगा। वैसे भारतीय बाजार काफ़ी अच्छे माहौल, अच्छे मूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अनुमान था उससे बेहतर जो है वो आंकड़े आए हैं। महंगाई के आंकड़े जो हैं वो यूएस की जो फेड की कमेंट्री होती है, फेड की, उस पर काफ़ी अहम डालते हैं। और फेड की जो बैठक है उस पर अब निगाह होगी। हालांकि अंदाज़ा यही है कि 0.5% जो है वो इस बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्नब पांड्या साहब, फाउंडर मनी एजू स्कूल से। अर्नब, जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएस से महंगाई के आंकड़े, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अगर हम ये आंकड़ा को देखें तो एक राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान था उससे थोड़ा कम आया है। और इसका मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर जो पेट्रोल की दामें हैं, जिसे गैस प्राइसेस कहते हैं, वो कम हुई है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ी है तो वहाँ पर जो हाउसिंग डिमांड है उसमें भी कूलिंग ऑफ आया है। तो ये हाउसिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इनके CPI में। तो उस हिसाब से जो डिमांड कूल हो रही है, जो वहाँ पर प्राइसेस गिरना शुरू हो गई है, उसका असर अब हम देख रहे हैं इस इन्फ्लेशन आंकड़े में। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में स्प्रेड हो चुका है, सिर्फ एक ही अच्छे नंबर से ये पूरी बात सुलझने वाली नहीं है। तो इसलिए आगे जाते हुए अगले 2-3 महीने में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तब हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से आगे जाते हुए फेडरल रिजर्व धीरे धीरे करके अपने रेट हाइक को कम करके बंद करेंगे। इन ताज़ा आंकड़ों का अगर हम मार्केट सेंटिमेंट को देखें, भारतीय माहौल के हिसाब से देखें, तो क्या असर आप देखते हैं? इससे किस तरह की एक तरह से सेंटिमेंट को मदद मिलेगी? देखिए, इसमें 2 प्रकार का असर होगा। पहली बात ये कि क्योंकि आज का आंकड़ा अच्छा आया है तो यूएस मार्केट में भी ये अनुमान लगाने लगेंगे कि कब फेड अपनी रेट हाइक्स को बंद करेंगे। तो इससे एक जो अच्छा सेंटिमेंट आएगा उसका एक असर होगा। दूसरी बात ये भी है
कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सीपीआई का आंकड़ा था वो भी काफी अच्छा था और वो भी काफी घट गया है। इवन आरबीआई का जो 6% का बैंड है उससे भी थोड़ा नीचे आ गया है। तो अगर हमारे वहाँ भी ये ट्रेंड अगले महीने शुरू जारी रहता है तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे वहाँ भी रेट पे बढ़ोतरी हुई है तो काफी रेट सेंसिटिव सेक्टर पे असर हो रहा है। तो इसका जब हमारे मार्केट्स पे भी एक क्लियर अनुमान आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भी एक हॉल्ट होने वाला है और किस प्रकार से ट्रेजेक्ट्री आगे होगी, तो उसका पॉजिटिव असर जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अर्नव सर हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जो आंकड़े हैं उन पर विश्लेषण करने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय बाजार की बात करें तो फेड की बैठक से पहले आज बाजार में जोश दिखाई दिया। निफ्टी 111 अंक और सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में चौथे दिन तेजी नजर आई। एफएमसीजी और रियल्टी छोड़ दें तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस बढ़त के साथ नजर आए। दिन भर बाजार का और क्या रहा हाल, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज निफ्टी में हुई, 110 अंक ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज रिकॉर्ड लेवल दिखे। 44,000 के लेवल्स को कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स ही आए निफ्टी में भी और 237 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेंसेक्स में भी हमने देखा कि 402 अंकों की बढ़त थी। तो फेड बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी अच्छा यहाँ पर आज अप मूव देखने को मिला है। अब देखना होगा कि फेड का फैसला कैसे निकलता है, उस पर दुनिया भर के बाजारों का भी रिएक्शन दिखेगा और उस पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी के आज टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडसइंड बैंक, यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी थी। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एमएनएम यहाँ पर करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज ये सभी स्टॉक्स कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, बीपीसीएल, यूपीएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक आज हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी थी। सरकारी बैंक आज काफी अच्छा चले और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आज शानदार तेजी हमने देखी और बाजार को कहीं ना कहीं ये स्टॉक सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हमने देखा कि अच्छी यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो टॉप परफॉर्मर्स थे आज उसमें सबसे आगे आज छोटे मझोले बैंक ही थे। सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो यूको बैंक में आज अपर सर्किट लगा, सेंट्रल बैंक 17% ऊपर, आईओबी, यस बैंक, हुडको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो रेडिंगटन, लॉरस लैब, फ्यूचर कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथ लैब और के इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज 2 से 3% के दबाव के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि खबरों के चलते आज फोकस में थे। केसी इंटरनेशनल पर नजर रखें, यहाँ पर करीब 4% की तेजी देखने को मिली, 1350 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। बीजीआर एनर्जी में भी अच्छा एक्शन था और यहाँ पर भी अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी को 330 करोड़ का ऑर्डर आईओसी की तरफ से मिला। और इसके अलावा आज हमने देखा कि चावल शेयरों में, राइस स्टॉक्स में भी आज के दिन आज अच्छा मोमेंटम था। बासमती में करीब 20% की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते आज राइस स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेजी दे रहे थे। केआरबीएल में भी करीब 5% की आज क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स आज हम देख रहे थे। तो आज मार्केट का ओवरऑल अगर मोमेंटम देखें तो पॉजिटिव ही था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की तरफ आज फेवरेबल था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खास खबरों की ओर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 148 दिन में 1 करोड़ नए निवेशक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इन 1 करोड़ नए निवेशकों को मिलाकर अब बीएसई के प्लेटफॉर्म पर 12 करोड़ निवेशक हो गए हैं। एशिया के सबसे पुराने इस एक्सचेंज ने इस साल 18 जुलाई से 13 दिसंबर के बीच ये कीर्तिमान बनाया। इस पर विस्तार से ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह।
देखिए, नया रिकॉर्ड है जहां पर यूनिक क्लाइंट कोड के जो निवेशक है वो बीएससी में उनका जो आंकड़ा है वो 12 करोड़ पहुंच गया है, और जो नए 1 करोड़ निवेशक जुड़े हैं वो 148 दिन के अंदर, पिछले 148 दिन में ये बीएससी के साथ निवेशक जुड़े। और इसमें जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि 42% जो निवेशक है वो 30 से 40 साल की उम्र के हैं, करीब 23% जो निवेशक है वो 20 से 30 साल की उम्र के हैं, और 11% जो निवेशक हैं वो 40 से 50 साल की उम्र के। यानी जो युवा निवेशक हैं, जो युवाओं का जो रुझान है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा है कि पिछले जब से कोविड के बाद से ही जो है युवाओं का अट्रैक्शन जिस तरह से बढ़ा है और डीमेट अकाउंट में सर्च हुई है, तो वो ये आंकड़े उसका भी गवाह कर देते हैं कि 12 करोड़ जो यूनिक क्लाइंट कोड के जो निवेशक है वो बीएससी उस आंकड़े तक पहुंच गया है। इसमें जो एक आंकड़ा बीएससी के द्वारा नहीं बताया गया कि जो 12 करोड़ का जो नंबर है यूनिक क्लाइंट कोड का निवेशकों का, वहां पर एक्टिव क्लाइंट कितने हैं और जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो निवेशक है वो अलग से क्या है, तो ये नहीं बताया गया है बीएससी के आंकड़े में। लेकिन फिर भी एक काफी बड़ी उपलब्धि है जहां पर 12 करोड़ निवेशक जो है बीएससी के प्लेटफॉर्म पे हो गए, और पिछले 148 दिन में 1 करोड़ निवेशक जुड़े। और उससे पहले भी हम देखें तो 90 दिन, 105 दिन में लगातार हर 3 से 4 महीने के अंदर 1-1 करोड़ निवेशक जो है बीएससी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें अगर रीजन वाइज में बात करूं तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर 20% जो निवेशक है वो महाराष्ट्र से हैं, उसके बाद गुजरात 10% और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु 6% पे। और चलिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या की खास कवरेज आपको दिखाते हैं, ये रसोई एयरलाइंस वाली। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मनीष गुप्ता सीईओ है ताजसैट्स के। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें किचन में लेकर गए, काफ़ी सारी कुजीन्स दिखाए आपने। बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि 40,000 से ज़्यादा मील्स इस किचन के थ्रू लोगों को पहुंचाए जाते हैं एयरलाइंस में। सर, इस पूरे प्रोसेस को आप अगर समझा सकें हमें, तो प्रेपरेशन से लेकर डिस्पैच तक किस तरह से ये एयरलाइन किचन काम करती है? तो सबसे पहले ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए और ताजसैट्स की किचन का प्रोसेस समझने के लिए। देखिए, जो एयरलाइन फूड का प्रोसेस है वो नॉर्मल जो आप एक रेस्टोरेंट में या एक बैंक्वेट में खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। और उसमें अलग बात ये है कि बाकी जगह पे आप खाना कुक करते हैं और उसी समय सर्व करते हैं, जबकि एयरलाइन किचन में या एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सारा प्रोसेस है वो 7 या 8 घंटे और कभी कभी 8 से 10 घंटे पहले शुरू होता है। सो ज़रूरी ये है कि जो पूरा प्रोसेस है वो उस तरह से फॉलो किया जाए। जो हम करते हैं वो डिफरेंट वो ये है कि हम करते हैं कुक चिल सर्व प्रोसेस, जिसका मतलब ये हुआ कि हम खाना बनाकर उसको गरम खाने को फिर से चिल करते हैं और हम उसको नॉर्मली 5 डिग्री से नीचे लेकर आते हैं। इनफैक्ट अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वी ब्लास्ट फ्रीज इट, वी ब्रिंग इट -18 डिग्री तक हम उस खाने को लेकर आते हैं, क्योंकि ताकि खाना सेफली उस जगह के लिए होल्ड कर सके जब तक हम उसको फाइनली 2 या 2.5 घंटे पहले एक फ़्लाइट के लिए डिस्पैच करते हैं। सो ये एक मुख्यतया एक फ़र्क है जो एक नॉर्मल खाने बनाने में एक रेस्टोरेंट में वीज़ा-वी एक एयरलाइन केटरिंग बिजनेस में। कितने मील्स सर्व कर रहे हैं सर अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट? कितने मील्स यहाँ इस किचन से जाते हैं? देखिए, मुंबई से हम करीब 40,000 कर रहे हैं, बट पूरे इंडिया में जो हमारी 7 किचन्स अभी ऑपरेशनल हैं, हम करीब 1,25,000 मील्स रोज़ कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मील्स, सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट इज़ दिल्ली। सो दिल्ली में हम करीब 50,000 मील्स कर रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि ये जो फिनोमेना, ये जो नंबर्स हैं, ये करीब 1.5 लाख तक पहुँचेगा अगले 2 या 3 महीनों में। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो
एक स्टेबल तरीके से 1.5 लाख के आसपास रहेगा कुछ महीने तक। ताज किचन जो है 6 लोकेशंस पे पैन इंडिया का प्रेजेंस है आपका, और क्या वैरायटी है क्विजीन्स की, डेलिकेसीज की जो आपके कस्टमर्स पसंद करते हैं? इन फ्लाइट केटरिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, जो रेगुलर इंडियन और यूरोपियन खाना है वो तो हमारी स्पेशलिटी काफ़ी पहले से है, पर उसके अलावा एक और एरिया जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर भी है इज़ एशियन फूड। सो एशियन मतलब जापानीज़, चाइनीज़, थाई, वियतनामीज़। सो ये कुजीन्स भी इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हैं। तो ये एक एरिया है हमारे लिए जिसमें ताज सेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी तरह स्पेशलाइज करता है। सो बिसाइड्स ऑल दीज दो इंडियन और यूरोपियन के अलावा एशियन भी हमारा फोर्टे है। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक और एरिया जो हम स्पेशलाइज करते हैं, जो कोई और शायद नहीं करता, इज़ द कोशर मील व्हाट वी डू फॉर आवर इजरायली एयरलाइंस। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, वेयर बहुत सारी एयरलाइंस दुनिया में और बहुत सारे केटरिंग कंपनीज दुनिया में ये फूड नहीं दे सकती, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारा जो वेराइटी है वो इंडियन से लेके यहाँ तक पूरी तरीके से हम केपेबल हैं ये सारी मील्स का सर्विस करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कोशर किचन। जब हमने रेकी किया था तभी ये मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जूइश प्रीस्ट जो आते हैं, ही नीड्स टू कम एंड ब्लेस द फूड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपके कई प्रोटोकॉल्स में से, किचन के कई प्रोटोकॉल्स में से एक रहा होगा। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमें जब आप किचन के और ले जा रहे थे तो हमने काफ़ी सारी स्टेप्स फॉलो की। हमने हेड गियर पहना था, लैब कोट पहना था। तो ये क्वालिटी चेक्स जो है सर, ये किस तरह से फॉलो किए जाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में और एविएशन केटरिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली हाइजीन, सैनिटेशन प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। सो ये महत्व सब जगह है, लेकिन इस जगह पर इसका लेवल बहुत हाई है। और हमारे को नॉट ओनली लोकल लॉज और लोकल प्रोटोकॉल्स, बट द स्ट्रिक्टेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी का पालन करना होता है। और साथ में एविएशन सिक्योरिटी जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हम जिसको कहते हैं, उसके भी बहुत सारे अपने एक सेपरेट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो राइट फ्रॉम खाना जब हम खरीदते हैं, खाना जब हमारी किचन में एंटर करता है, वहाँ से लेकर उसको स्टोर करने से लेकर और उसको खाना बनाने से, और जो आखिरी स्टेप में उसको ट्रक्स में ले जाकर एयरक्राफ्ट में ले जाने तक, वो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो बहुत ध्यान से और बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड साइकिल है, जिसमें हम पूरी एहतियात बरतते हैं कि किसी भी तरीके से खाने का टेम्परेचर या खाने के अंदर कोई और पदार्थ बाहर से या किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसी का या प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं हो। एयरलाइन केटरिंग जो है आपके ग्लोबल कस्टमर्स है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के कस्टमर्स को आप केटर करते हैं। ताज सैट्स किचन को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए क्या एफर्ट्स आपकी टीम लेती है? देखिए, ऐसा मैंने पहले कहा, हम मोस्टली सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑलमोस्ट लगभग सारी एयरलाइंस को खाना सर्विस करते हैं। सो चाहे वो दिल्ली या मुंबई में हो या फिर इवन स्मॉलर सिटीज़ लाइक गोवा में हो। सो हमारा जो फोकस है वो उनको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कुजीन प्रोवाइड करने का है। उसके लिए हमारे शेफ्स कई जगह उनकी किचन्स विज़िट करते हैं, उनके शेफ्स हमारे यहाँ आते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ फूड सिलेक्शन, मेन्यू सिलेक्शन, और उसके बाद उनके ट्रायल्स, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल, और उसके बाद रैंडम चेक्स टू मेक श्योर दैट जो एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी और टेस्ट की वो लगातार बनी रहे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा फॉलो होता है। और इसमें एक्चुअली जो हमारे पार्टनर्स होते हैं एयरलाइंस का, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो लोग कोशिश करते हैं कि हर 2 महीने में, 3 महीने में उनकी तरफ से कोई ना कोई उनके मास्टर शेफ्स और उनके क्वालिटी पीपल, सब लोगों का विजिट साथ में रहता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इस चीज़ को बड़ा सक्सेसफुली कर पाते हैं। हमारे व्यूअर्स और आपके कस्टमर्स की जानकारी के लिए आप
किन फ्लाइट्स में अपना फूड केटर करते हैं और किस तरह का क्विजीन पॉपुलर है कस्टमर्स के बीच में और किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद आ रहा है सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स में? देखिए, फ्लाइट्स हम सारी मोस्टली जैसे मैंने कहा, बट कुछ जगह पे ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है, पर मोस्टली डोमेस्टिकली वी ऑलमोस्ट हव एवरीबडी. सो एंड प्राइमरीली दी फुल सर्विस वंस जहाँ पे खाना पूरी तरह जाता है, जैसे कि एयर इंडिया या विस्तारा, जहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है. और उसके अलावा इंटरनेशनली भी हम मोस्टली सारी एयरलाइन सर्विस करते हैं. और ट्रेंड्स की अगर बात करें तो लोगों को आज की डेट में खाना चाहिए बहुत हेल्दी, तो उनको चाहिए शुगर फ्री, उनको चाहिए वीगन, उनको चाहिए ग्लूटेन फ्री, उनको चाहिए लाइट और ट्रेंडी फूड. सो प्लांट बेस्ड मीट फॉर एग्जांपल जो आजकल एक नया चलन है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत फास्ट चेंजिंग हैं. जो कंज्यूमर टेस्ट है वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हमारे को उसको अप टू डेट रहने के लिए और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करने पड़ते हैं. और ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है इस टाइम पे जो पोस्ट पैंडमिक हम नोटिस कर रहे हैं. एक किचन में होना काफ़ी टेम्पटिंग होता है. मैं इनके क्रोज़ॉन सेक्शन में गई थी और काफ़ी डिलिशियस वहाँ से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी. सर, आपकी फेवरेट पार्ट क्या है इस किचन के अंदर और क्या आपको सबसे टेम्प्ट करता है जब आप किचन में जाते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा. ऐसा नहीं है कि कोई भी एरिया, वो डिपेंड करता है किस टाइम ऑफ द डे आप वहाँ पे जा रहे हैं. बट अगर आप सुबह जाते हैं तो आपको फ्रेश बेकरी और फ्रेश क्रॉसों की खुशबू बहुत अट्रैक्ट करती है. अगर आप लंच के बाद जा रहे हैं तो शायद आपको लंच और डिनर के मेन्यूज़ जो हैं वो बन रहे हैं, तो उस समय आपको ग्रेवीज़ या हॉट किचन या सैलड्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं. तो ये डिपेंड करता है किस टाइम ऑफ द डे आप अपनी किचन का राउंड लगा रहे हैं. बहुत बड़ा किचन है, काफ़ी स्केल पे खाना यहाँ पर बनता है. सर, बहुत अच्छा लगा आपके किचन में, ताज सैट्स के किचन में आकर. बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. थैंक यू ऐश्वर्या. और चलिए अब आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं अपनी खास पेशकश स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने चर्चा की चीन की हिमाकत, उसके मंसूबों और भारत के मुंहतोड़ जवाब की. पहले गलवान और अब तवांग. जगह के नाम तो बदल गए लेकिन हरकतें नहीं बदली. हम बात कर रहे हैं चीन की, जो लगातार एलएसी पर नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा. उल्टा इन नापाक करतूतों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है. लेकिन भारत ने हर बार चीन के इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये बताया है कि एलएसी को बदलने की किसी की भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. तवांग में कुछ ऐसा ही हुआ और भारत ने गलवान की तरह यहां भी चीन को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया. चीनी सैनिकों को भारत के इस जवाब के कारण पीछे लौटने को मजबूर होना पड़ा. वैसे फ्लैग मीटिंग जारी है, बातचीत चल रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही कि इतने दौर की बातचीत के बावजूद, इन फ्लैग मीटिंग्स के बावजूद नतीजा क्यों सिफर है. एलएसी के कई इलाकों में तापमान इस वक्त माइनस से नीचे चला गया है, लेकिन तनाव की तपिश ने भारत चीन के बीच सीमा विवाद को फिर से गर्म और ज्यादा गर्म कर दिया है. तवांग चीन की दुखती रग है जो उसे हमेशा तकलीफ देती है और यही वजह है कि वो इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई करता रहता है. तवांग में यांगसे जो इलाका है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यही वो हिस्सा है जिस पर साल 1962 की जंग के बाद से ही चीन की टेढ़ी नजर है. वो युद्ध के समय से ही तवांग के यांगसे पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है.
दरअसल तवांग पर कब्जे का मतलब है पूरे अरुणाचल और वहां से तिब्बत पर नजर रखना। लेकिन बड़ा सवाल कि चीन के इन मंसूबों को कैसे फेल किया जाए। भारत की ये जो जवाबी कार्रवाई है उसमें क्या अब और ज्यादा तीखेपन की आवश्यकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में जो झड़प हुई उससे किस तरह से देश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने घटना के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि तवांग में चीन के स्टेटस को एक तरफा तौर पर बदलने की कोशिश थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को उनके पोस्ट पर भेजने को मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। After 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And the entire country, in a way, became a large marketplace, inviting substandard, opaquely priced, non-transparent, valued goods into the country in a big measure, because of which our imports increased from 4 billion in 3-4 to 51 billion in 13-14. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China. तो देखा आपने कि किस तरह से जो तमाम रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों तवांग पर चीन की टेढ़ी नजर है। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव। रोबिंदर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और जब आपसे पहले भी मेरी चर्चा हुई थी और जब हम चीन के उस जासूसी जहाज को लेकर चर्चा कर रहे थे और उसकी जो ये तमाम प्रैक्टिसेस हैं, उकसावे की कार्रवाई है, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे, तो आपने बहुत स्पष्ट कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि ये मौसम ऐसा है कि अब ये चीन यहीं रुकने वाला नहीं है। वो उसकी जो हरकतें हैं वो बता रही हैं कि इसके आगे भी वो बहुत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाई करेगा। और हमने देखा कि तवांग में जो हुआ, और उसने एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का जो तनाव है उसको और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बता दी है। मौजूदा घटनाक्रम को किस तरह से आंकते हैं आप, और क्यों ये इलाका चीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप उस पर रोशनी डाल पाए। Sure, thank you very much. A pleasure to be with you. जी हाँ, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। एक, जैसे आपका टाइटल है कि चाइना है कि मानता नहीं है, तो चाइना मानेगा नहीं। देखिए चाइना की मंशा फंडामेंटली ये है कि भारत को सीमित कर दिया जाए, भारत की प्रोग्रेस को, दैट इज भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, भारत की मिलिट्री प्रोग्रेस को, भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको सीमित करा जाए। क्योंकि चाइना भारत को एक छोटा अर्थव्यवस्था, एक छोटी पावर समझता है। उस भारत को सीमित करने के स्ट्रैटेजी में, मिलिट्री रूप से रीजनल में, चाइना भारत को केवल पेनिनसुला जो है हमारा, नॉट इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हम कहते हैं, उसमें भी नहीं, जो इंडियन पेनिनसुला है उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर रहा है। देखिए इस तरफ पाकिस्तान को लेके तो चाइना ने वर्चुअली अपनी कॉलोनी बना लिया है, राइट। अब इधर आप आइए नेपाल में भी के साथ भी चाइना अपने रिश्ते बढ़ा रहा है, बांग्लादेश,
म्यांमार, श्रीलंका, इन सारी गतिविधियों से चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि भारत को एक तरह से इनसिक्योर बनाओ। भारत के साथ अब एलएसी पे आ जाइए। एलएसी को लेकर के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, इसमें चाइना अपनी मिलिट्री वाइज पोजीशंस बेहतर करना चाह रहा है। यानी कि जहां उसे लगता है कि मिलिट्री वेंटेज पॉइंट है कि ये पहाड़ी पे मेरे बंदे, मेरे सोल्जर्स बैठे हो, मैं लाइन ऑफ साइट अच्छी दिखेगी फायरिंग की या टेलीस्कोप्स की, वहां मैं बैठना चाहता हूं। या जहां भारत है अगर ऊंचाइयों में कहीं, कि भारत को कैसे हटा करके अपने सोल्जर्स बैठाए। तो चाइना की मंशा ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के कि वेंटेज पॉइंट्स को कब्जा लिया जाए या उसके पास हो, ताकि कल को अगर कोई एक बड़ी, ये तो छोटी छोटी झड़प है, कोई कल को बड़ा ऑपरेशन होना हुआ तो चाइना को मिलिट्री रूप से एडवांटेज। और जहां तक बात रही तवांग को लेके, देखिए अरुणाचल को तो चाइना भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, दैट इज वन। सेकेंडली, उस इलाके में सारी गेम एक और है जो हमारा चिकन नेक कहलाता है, जो सिलीगुड़ी में, राइट, जहां पर भारत की, हमारी टेरिटरी की विड्थ आई थिंक मात्र 25 या 30 किलोमीटर है, और उसके आगे हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट है। तो कल को अगर चाइना किसी भी प्रयास हथकंडे के द्वारा उस चिकन नेक के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन या कुछ करे खुदा ना खास्ते और सक्सीड कर जाए, तो चाइना हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देगा। दैट्स द बिगर वन। नाउ इसमें मेरे ख्याल से एक छोटा पॉइंट और कहना चाहूंगा, आई थिंक ये बहुत अहम है हमें खुद रियलाइज करना और हमारे व्यूअर्स को, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है। क्योंकि देखिए ये जो खबरें आती है कि चाइना ने ये करा वो करा, भारत में आ गया, फिर सरकार कहती है नहीं आया, तो ये काफी डाउट्स और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना सबके माइंड्स में। आई थिंक फंडामेंटली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर आप 30 सेकेंड देंगे तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन सिंपल वेज, आई विल ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब इस तरह की कार्रवाई होती है जाहिर सी बात है कि जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो तो सामने आता है, लेकिन अगर हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत सरकार के जो कदम हैं या जो रिएक्शंस हैं उनको किस तरह से आप देख रहे हैं, और किस तरह की रणनीति भारत की फिलहाल होनी चाहिए इस मौजूदा घटनाक्रम के बाद? देखिए दो चीजें हैं। भारत इस समय हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर बात है ना, जितनी चादर है उतना ही तो हम पैर फैला पाएंगे। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, असलियत है। ओके, हमारी इकोनॉमी का साइज, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे डिफेंस के लिए बजट हमारे पास मतलब है, बट अगर मानिए हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो तो हम अपनी डिफेंस में भी ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, अपनी R&D में। खेल आधे से ज्यादा तो R&D टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज का है। तो जितना ज्यादा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमें अपनी डिफेंस में भी एलोकेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी।